आज सरकार की 35 साल कोई नौकरी करे, वो टैक्सेस भी अपने भरे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो देता रहे, आप उसको देखिए, बार बार सुरक्षा एक ही कवच डायरेक्शन में मिलना चाहिए कि नहीं? मैंने कब कहा आपसे कि इस पे सरकार अगर इस पे चिंता कर रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर कर रही है तो वो सरकार की जिम्मेदारी अपना कर रही है, लेकिन आप क्यों इस पे एक नेगेटिव जोन में लेके जा रहे हैं? हमने ये तो नहीं कहा कि सरकार ने इस पे कोई एकदम से अपना रुख जाहिर कर दिया है। भाई एक अगर यूपी गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई बात आई है या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बात आएगी तो जाहिर है पीएफआरडीए का भी रोल है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है, इसमें जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी देखिए कितना बजटरी एलोकेशन किस तरह से किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है। इसलिए कि देखिए अगर सिर्फ पेंशन लायबिलिटी अलोन, आप इस बात को ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, अगर पेंशन लायबिलिटी अगर अकेले में, संदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ मैं सुन रहा हूं। पेंशन लायबिलिटी अकेले में अगर आइसोलेशन में देखिए, सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और 2004 की एनपीएस स्कीम को खत्म कर दीजिए, अगर ऐसी लायबिलिटी बढ़ती जाती तो ना तो आज हमारे पास कोई और कल्याणकारी योजना के लिए या डिफेंस के लिए तो आप यू सिटिंग ऑन द फेंस, यू सिटिंग ऑन द फेंस जफर भाई। मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं, विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया है, वो तो कह रहे हैं केंद्र में भी लागू करेंगे, अलग अलग राज्य जहां चुनाव हो रहे हैं वो कह रहे हैं पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे। आप पुरानी पेंशन योजना के हक में हैं या उसके खिलाफ हैं? सवाल बड़ा सीधा है। सवाल बड़ा सीधा है कि एनपीएस लाया किसने था? ये भी तो लेकर तो आए अटल बिहारी वाजपेयी, लागू किया सही तरीके से मनमोहन सिंह। तो किया, तो दोनों सरकारों का उसमें ये है ना योगदान, क्यों किया? अब वो वापस जा रहे हैं, वो कह रहे हैं स्थिति बदल गई है, आम आदमी के पास सुरक्षा कवच नहीं है, उसकी दरकार है, इसलिए हम अपना रुख बदल रहे हैं। आप भी बदल रहे हैं क्या? सवाल सीधा है। नहीं देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस वक्त सवाल ये है संदीप जी कि पेंशन लायबिलिटी, सिर्फ पेंशन लायबिलिटी तो नहीं है, सब चीज, सब देश को आपको डिफेंस पे भी खर्चा है, कहीं और हर तरह के एक्सपेंडिचर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट किया जा सकता है सरकार सोचेगी। अपने सरकार इस पर चिंता कर रही है, लेकिन सरकार चिंता कर रही है सुप्रिया श्रीनेत, दूसरा कलर नहीं, और आप लागू करने की बात कर रहे हैं, पर सरकारी कर्मचारी अभी सर खुजला रहा है, ये मिलेगी भी मुझे पुरानी पेंशन योजना या मेरा पैसा अटका रहेगा एनपीएस वाला पीएफआरडीए में और खातों में। जी नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक दो चीजें सुनकर थोड़ी हतप्रभ हूं, क्योंकि 23 फरवरी 2023 इसी साल राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने सीना ठोक के कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक गलत रास्ता है। यह अलग बात है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर 1 से 5 तक मांगे गिनिएगा तो उनमें ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लगातार शामिल होती है और लगातार उसके बारे में मांग होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में, सदन में कहा था कि भाई ये गलत रास्ता है। आज भारतीय जनता पार्टी का इस पर रुख कुछ अलग दिख रहा है। आज वो कह रहे हैं हम इस पर एक कंसिडरेट ओपिनियन लेंगे। आज सूत्रों के माध्यम से यह भी पता चल रहा है कि एनपीएस में चेंजेस करे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर, जिससे कि एनपीएस में 40% एश्योर्ड रिटर्न मिलने लगे। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। तो एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आज वो गलत रास्ता थोड़ा सही होता हुआ लग रहा है, और मैं इस बात को मानती हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इसको लाए थे, इसके न्योता थे, और उसके बाद यूपीए ने इसको लागू किया। लेकिन बड़ी जल्दी हमें समझ में आया कि लोग इससे खुश नहीं है। लोग चाहते हैं कि यह स्कीम चली जाए, और इसीलिए हमने अपने राज्यों में इसको लागू किया। अब सरकार की धृष्टता देखिए, अगर एक राज्य सरकार इसको लागू करना चाहती है तो सरकार हमारे पैसे पर कुंडली मार के बैठ जाएगी। 35,000 करोड़ राजस्थान के, 17,000 छत्तीसगढ़ के, करीब 8,000 करोड़ हिमाचल के, सरकार ने देने से ही पैसा मना कर दिया। ये वही बात करी सरकार ने कर्नाटक में, हमने चुनाव जीता, हमने कहा अन्न भाग्य से आपको 10 किलो चावल मिलेगा। सरकार ने एफसीआई से क्या कहा, आप चावल नहीं बेचेंगे। सरकार को एफसीआई प्राइवेट व्यक्ति को चावल, प्राइवेट एंटिटी को बेच सकता है, लेकिन सरकार को कर्नाटक की नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि अवरोध बनना है, रोड़ा बनना है स्कीम में। वही काम ये कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है, चाहे कोई भी ये स्कीम लाया हो, हम और आप चलिए दोनों मिलकर ले आए, लेकिन अगर जमीन पर लोगों को लग रहा है कि उनका हक इससे खत्म हो रहा है,
तो उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। ये समझने में नहीं सुप्रिया, ये समझने में क्या आपको 18 साल लग गए? 2022 से आप ये मुद्दा उठाने लगे, हम 23 में हैं, और 10 साल जो आपकी सरकार थी, पश्चिम बंगाल ने ये एनपीएस ज्वाइन नहीं किया था, फिर 1-2 राज्य और जुड़े, पर आप इसे लागू करने पर पूरी तरह से आमादा दिखे। और प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो यहां तक भी कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सोच समझ कर करनी होगी। तो आज राजनीतिक फायदा दिखने लगा तो आप यू टर्न मार रही हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये आक्षेप आपका सही है। मुझे लगता है जब जागो तभी सवेरा, और एक समय जब हमें लगा कि नहीं, लोगों की मांग है। मैं आपको छोटा सा वाक्य बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश चुनाव में मैं जिला जिला घूमी थी, क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी में थी। जहां हम जाते थे वहां पर लोग ओपीएस की बात करते थे, पुरानी पेंशन स्कीम लाइए, पुरानी पेंशन स्कीम लाइए। यहां पर उनके एसोसिएशन के व्यक्ति भी बैठे हुए, वो आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे हम हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमें कोर्स करेक्शन करना पड़ता है अगर जनता की मांग आ जाए। और एक बात मैं जरूर बोलना चाहती हूं, ये जो फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, ये या तो गरीब के लिए कुछ होने लगे तभी उठती है, या ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बात पर उठती है। भाई 12.5 लाख करोड़ आपने बट्टे खाते में डाल दिए धन्ना सेठों के बैंक में, एक चू नहीं हुई। आज आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं 90% हेयर कट पे एनसीएलटी में एसेट्स बिक रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं। 5,38,000 करोड़ एनसीएलटी में माफ हो रहे हैं। इसका कौन, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धन्ना सेठों को फायदा हो रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स उनका कम होगा, रियायत उनको मिलेगी, सरचार्ज उनका कम होगा। अगर गरीब के लिए और ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर लो तो सारे रूल्स आपको दिखाए जाने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक संवेदनशील सरकार का हक है और कर्तव्य है कि वो लोगों की बात सुने, और अगर कोई स्कीम उनके गले नहीं उतर रही है उसका समाधान करे। मैं यहां पर कुछ आंकड़े अब और बता दूं, सारे आरबीआई से सोर्स हैं, मैं सोर्स भी बताकर बता रहा हूं। मैं आ रहा हूं जफर भाई, मैंने 8 से 9 गुना कहा पेंशन बिल बढ़ा हुआ है, पर मैं स्पेसिफिक कुछ राज्यों का उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान, जहां पर पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है, पेंशन बिल 2004-05 से लेकर 2020-21 के बीच लगभग 16 गुना बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ में इन्हीं 16 वर्षों में ये 12 गुना बढ़ चुका है। पंजाब में पेंशन देनदारी 7 गुना ज्यादा हो चुकी है इसी दरमियान। तो मतलब कोई लिमिट भी है उसकी, या राजनीतिक फायदे के लिए, वोट के लिए कुछ भी करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपकी इस बात से। मुझे लगता है सरकारों का कर्तव्य होता है, आप अपना रिसोर्स ऑगमेंटेशन करिए, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाइए। मोदी सरकार ने डेट बढ़ाया, कर्जा बढ़ा दिया, और आपने यहां पे 100 लाख करोड़ का था। नहीं, अगर आप रिवाइज डेटा देखिए इस बजट के बाद का, तो कर्जा सरकार ने 120 लाख करोड़ का अकेले लिया है, 55 लाख करोड़ का बाकी 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर लिया था। हाँ, वो 55 और मैं 150 लाख करोड़ कह रहा था, मैं 100 नहीं। सरकार की इच्छा शक्ति, मैं 150 लाख करोड़ कह रहा था। मैं हाँ, टोटल उनका हो गया है, लेकिन हाँ, उनके कार्यकाल में करीब 123 लाख करोड़ बढ़ा है। मेरा अपना, उन्होंने जब 2014 से अभी तक करीब 123 लाख करोड़ बढ़ाया है। मैं छोटी सी एक बात कह के अपनी बात समाप्त करती हूं, और वो बात यह है कि आपने ये जो बोला कि कितने गुना बढ़ गया है, सरकार का काम है रिसोर्स ऑगमेंटेशन करना। आप रिसोर्सेज बढ़ाइए, आप व्यवसाय क्रिएट करिए, आप परचेजिंग पावर बढ़ाइए, आप परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ाइए, आप आर्थिक असमानता को कम करिए, रिसोर्सेज अपने आप आने शुरू होंगे। जब आपका नीति 1 या 2 लोगों को ध्यान में रख के बनती है तो ये सारी चीजें प्राथमिकता ही नहीं है। लेकिन ये समझ में इनको आ गया है कि एक मुद्दा है जिस पर लोग खासे नाराज हैं, जिस पर लोग समाधान चाहते हैं, इसलिए अब इस पर बात की जा रही है। जफर इस्लाम, सरकार की जिम्मेदारी है ना, आप हमसे कर लेते हैं सारी चीज, सरकारी कर्मचारी तो सब देता है ना, तनख्वाही टैक्स कट कर आती है, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी उसका कंट्रीब्यूशन है, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी है कि उसको सुरक्षा कवच दिया जाए, एक मुकम्मल सुरक्षा कवच। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि कोई कवच नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज सवाल करना है यहाँ पर, और ये सब इसलिए सवाल करना है कि रिसोर्सेस बढ़ाने के लिए आज ही बात हो रही है, 70 साल में बात तो हुई नहीं भाई।
रिसोर्सेज आज आप साइज ऑफ द जीडीपी देखिए 2014 में जो छोड़ा था, और आज साइज ऑफ द जीडीपी देखिए, दोनों में फर्क देखिए कि 9 साल में कितना बड़ा जीडीपी का साइज बढ़ा और पहले कितना था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए कि क्या पेंशन लायबिलिटी, क्या पूरे जो बजट के जितने भी आपके पास जो आपके पास आते हैं पैसे, जो सरकार के पास रेवेन्यूज आते हैं, क्या उसका कितना परसेंट जो है पेंशन लायबिलिटी शुड नॉट एक्सीड, कोई तो होनी चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल से ये देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए कि अगर सिर्फ पेंशन 16 टाइम बढ़ा तो क्या किस जगह 16 टाइम हर चीज रेवेन्यूज बढ़ जाते हैं 16 टाइम हर जगह पर? किस जगह पर इनके टाइम में कोई आप बताइए, आप बैक टेस्टिंग कीजिए और एक मॉडल डेवलप कीजिए कि सरकार के जो रेवेन्यूज थे पिछले 70 सालों में हर जो उस तरह से जो है उसका जो ग्रोथ हो रहा है जो रेवेन्यू का और जो लाइबिलिटी का ग्रोथ क्या समान तरीके से चल रहा है। ये सब देखने के बाद लफाजी करना है बहुत आसान है कि भाई इतना दे दो, ये कर दो, हम ये सब करेंगे, लेकिन जब देने के टेबल पे आएंगे तो इनको भी उसमें वो तो आप भी जो आपने शब्द इस्तेमाल किया मैं उसे दोबारा से दोहराना नहीं चाहूंगा। वो जो आपने शब्द इस्तेमाल, तो 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार आ जाएंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था अगर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई, सबसे तेजी से दौड़ती विकास दर है अगर हमारी, तो उसका फायदा उसमें योगदान देने वाले लोगों को तो मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं कब कहा? और अगर इतने सारे 315 वेलफेयर स्कीम चल रहे हैं, उसका फायदा किसको हो रहा है? देश की जनता ही को तो हो रहा है। ये पहले देश की जनता आशा लगा के रखती थी कि भाई पानी आना चाहिए घर पे। आज 9 करोड़ लोगों को परिवार के घर पे पानी तो पहुंच रहा है। कभी एक बूंद पानी के लिए नहीं पहुंचता था उनके पास। देखिए, क्रिटिसाइज करना और एनालाइज करना दोनों में फर्क है। क्रिटिसाइज कुछ भी कर दीजिए, एनालाइज करेगा। क्रिटिसाइज और एनालाइज का फर्क यहाँ समझना होगा। क्विक रिस्पांस, अभी 3 मेहमान बैठे हैं। सुप्रिया, कैन आई प्लीज कम इन? हाँ हाँ। नहीं, मैं बस छोटा सा रिस्पांस दूंगी, और मेरा रिस्पांस उस पर यह है कि ये जो प्रथा आपने शुरू कर दी है ना कि 70 साल तो जी कुछ हुआ ही नहीं। न्यूज डिबेट में जो भी प्रवक्ता जी आते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब रहता है कि पुरानी पेंशन योजना बहाली से जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी और आने वाली पीढ़ी कर्जदार बन जाएगी। लेकिन जब इसी के विपरीत पत्रकार जी कोई ये क्वेश्चन डाल देते हैं कि जो नेता बड़े-बड़े माननीय हैं, वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, या जिन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, क्या उससे देश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ रही है? और आपने इस वीडियो में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो पेंशन का बजट है, वो पहले देखिए कितना था और अब आगे जाके कितने गुना बढ़ गया। अब मैं आपको समझा देता हूँ पेंशन का बजट इन द सेंस कि जो पेंशन जिन लोगों को, जो राज्यों में या जो भी बड़े-बड़े माननीय जो पेंशन ले रहे हैं जिन राज्यों के, उन राज्यों को पेंशन का बजट दिया जाता है कि उनको पेंशन दी जाए उस बजट से। अब सोचिए वो बजट पहले कितना था और अभी कितने गुना बढ़ गया है। तो यानी पेंशन लेने वाले, जो ओपीएस लेने वाले माननीय हैं, वो तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के बारे में एक सरकार नहीं विचार कर पा रही है। उसके लिए सिर्फ ये बोल दिया गया कि एनपीएस के समीक्षा करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई, और जब गठित करी गई तो यूपीएस पेंशन स्कीम आई, और ये स्कीम ऐसी आई कि कर्मचारियों को बोल-बोल के बोलना पड़ रहा है कि भाई ये स्कीम ले लो, ये अच्छी स्कीम है, ये ऐसी है। एक तरीके से देखा जाए तो स्कीम को बेचा जा रहा है। कर्मचारी समझदार है, उसको पता है कि क्या हमारे लिए सही होगा और क्या हमारे लिए नुकसानदायक होगा। गारंटीड पेंशन की बात करने वाले ये विचार नहीं कर रहे हैं कि जब कर्मचारी अगर वीआरएस लेकर रिटायर हो जाता है, तो उसको वो गारंटी पेंशन कब दी जाएगी, 60 साल में दी जाएगी, ये कोई क्यों नहीं बता रहा है। चाहे कर्मी के ऊपर डिपेंड है कि वो 60 साल सर्विस करता है पूरी, या 40 साल की उम्र में सर्विस करके रिटायर जाता है। जब भी रिटायर जाए, उसको पेंशन एटलीस्ट तब से तो स्टार्ट हो जाए। और मैं इस चीज़ का बिल्कुल सही बोलता हूँ दोस्तों कि अगर सरकार ये भी कर देती कि जो आप पैसा लगा रहे हैं यूपीएस स्कीम में, और उसमें रिटायरमेंट के टाइम पर आप जब भी जाएँगे आपको पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपका पैसा है एटलीस्ट 40-60 के रेशियो से नहीं, ना ही सही, उसका रेशियो थोड़ा कम करके भी अगर बोल देते कि नहीं आपको इतना पैसा एडवांस में दे दिया जाएगा, बाकी आपकी गारंटीड पेंशन बन जाएगी, तो फिर भी शायद सरकारी कर्मचारी कुछ सोच लेते यूपीएस पेंशन स्कीम के बारे में। लेकिन उसमें यूपीएस में तो बिल्कुल ही साफ इनकार कर दिया गया है कि आपको पैसा कुछ नहीं दिया जाएगा, और आपके औसत का क्या-क्या निकाल के आपको एज़ अ पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। तो कर्मचारियों ने
यही बेहतर समझा कि एनपीएस में ज़्यादा उनका भविष्य अच्छा रहेगा बजाय यूपीएस के। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता ने भी अपनी बात को रखी, उन्होंने ये बताया कि नहीं हमसे भूल हो गई है, हम पेंशन जो हमने ज़मीन पे उतारी वो कांग्रेस के टाइम पे उतारी गई थी, अब हम उसको भूल को सुधारना चाहते हैं, फिलहाल जो बोला गया है। और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पुरानी पेंशन योजना फिलहाल तो बहाल कर दी गई है। देखने वाली बात है कि क्या कभी भविष्य में अगर इनकी सरकार बनती है तो क्या ये सच में लागू करेंगे? या बीजेपी ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी? ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।